गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। न्यू राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसुलपुर की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन कृषि रसायन विज्ञान पार्ट 1 पहले हो चुका है अपना, आज पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में अपन ने जो टॉपिक लिया था उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक स्टार्ट करा था पार्ट 1 में अपन ने। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जा कर के पार्ट 1 को देखें। इस पार्ट 1 में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो अपन ने मोनोसेकेराइड पढ़ लिया था। मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 प्रकार बताए थे मैंने आप लोगों को। उसमें पहला मोनोसेकेराइड था, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स भाग 2 इसका दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है पॉलीसेकेराइड्स। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग कर लिए थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसमें से मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको सामान्य परिचय दे दिया था। ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार सरल पॉलीसेकेराइड्स और दूसरा इसका प्रकार है जटिल पॉलीसेकेराइड्स। 2 भाग हैं, सरल और जटिल। सरल का मैंने आप लोगों को बताया था एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं? सरल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। एक ही प्रकार की जो सारी की सारी इकाइयाँ, जुड़ने वाली इकाइयाँ सभी समान होगी। इसमें मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। सबसे पहला एग्जाम्पल बताया था सेलुलोज का, इसकी डिटेल भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। दूसरा मैंने बताया था आपको स्टार्च। तीसरा इसमें बताया था आपको ग्लाइकोजन। तीसरा कौन आएगा? ग्लाइकोजन। और चौथा इसमें आ जाता है इनोलिन। तो इसमें सरल पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं तो आपसे पूछे तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन है। तो ये सरल की बात करी है। सरल का मतलब क्या हुआ? एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने हुए पॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं? सरल पॉलीसेकेराइड। दूसरा भाग जटिल में क्या होगा? अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होगी। इसमें तो क्या सारी की सारी समान थी, इसमें क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अपन कह सकते हैं एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड्स क्या कहलाते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल का मतलब एक से अधिक प्रकार की इकाइयाँ इसमें मिली हुई होगी, उपस्थित होगी। जैसे मैं बात करूँ हेमीसेलुलोज। नंबर 2 लिग्निन। दूसरा प्रकार इसका लिग्निन। और तीसरा प्रकार इसमें आ जाता है पैक्टिन। तीसरा प्रकार आ जाएगा पैक्टिन। तो ये 3 उदाहरण किस में आ जाएंगे? जटिल पॉलीसेकेराइड में। जटिल का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड जटिल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पूछे आपसे हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन। सरल में कौन कौन से? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनोलिन। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको नोट करें आप। फिर अपन इनके रहे हुए भाग की अपन बात करेंगे। अपने पास जो बच रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ, आज की वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फटाफट से इसको नोट करो।
इसमें मैंने सेलुलोज स्टार्च के बारे में आपको बता दिया था। 2 भाग ये रहे हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन जटिल की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लें आप। आगे देखिए, जो रहा हुआ है उसको अपन डिस्कस करते हैं। इसमें अपन आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर 3 जो भाग इसका रहा हुआ था जट सरल का, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए ग्लाइकोजन जो यह है, पहला बिंदु यह है जंतु ऊतकों, मांसपेशियों, यकृत और मस्तिष्क में पाया जाता है। इस वजह से इसको अपन बोलते हैं जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च। देखो यह है जंतु ऊतकों टिश्यू, कोशिकाओं का समूह होते हैं। जंतु ऊतकों, यकृत, लीवर, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। मांसपेशियों को मसल्स बोलते हैं। मांसपेशियों, मस्तिष्क आदि में संचित होने वाला सरल पॉलीसेकेराइड है। सरल पॉलीसेकेराइड है। किन किन में पाया जाता है? ये जंतु ऊतकों में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, मांसपेशियों में, और किस में पाया जाता है? ब्रेन में, मस्तिष्क में पाया जाता है। और संचित होने का मतलब इकट्ठा होता है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च, इधर लिखूँ मैं, इसलिए इसे जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहते हैं। पूछ लिया जाता है निम्न में से किस पॉलीसेकेराइड को जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन सभी में इकट्ठा होता है, और जंतुओं में इकट्ठे होने वाला जो संचित पदार्थ है वो ग्लाइकोजन है, और पादपों में होने वाला क्या है? स्टार्च है, इसलिए नाम पड़ गया जंतु स्टार्च। यकृत में इकट्ठा होता है ज़्यादा मात्रा में, तो नाम पड़ गया यकृत स्टार्च। याद रखना, जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ, जिस प्रकार पादपों में स्टार्च होता है उसी प्रकार जंतुओं में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन होता है। अगले बिंदु की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन यकृत में मांसपेशियों की तुलना में अधिक पाया जाता है। यकृत में मांसपेशियों की तुलना में अधिक पाया जाता है। किस में ज़्यादा पाया जाता है? यकृत में। निराहार या भूख के समय, जब आप खाना नहीं खाते हैं या आपको भूख अधिक लगती है, तो भूख के समय ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है भूख के समय और निराहार के समय। आवश्यकता अनुसार जब अपने शरीर में जरूरत पड़ती है, तो आवश्यकता अनुसार यकृत में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर, याद रखना किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटकर रक्त द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है।
शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है, शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है। तो जब भी शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज से अपने को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है, जिसको ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो ग्लूकोज के रूप में अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज से एटीपी के रूप में। तो जब भी शरीर में अपने को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यकृत में इकट्ठा होने वाला ग्लाइकोजन किस में टूटता है? ग्लूकोज में, और रक्त के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? ऊतकों में पहुँच जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो मांसपेशियों के फैलने, मांसपेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने के समय, तथा सिकुड़ने के समय, फैलने तथा सिकुड़ने के समय आवश्यक ऊर्जा संचित ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है, संचित ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है, संचित ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है, संचित ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। जब भी अपन मांसपेशियों की मूवमेंट करते हैं, मांसपेशियों को फैलते हैं या सिकुड़ाते हैं, उस कंडीशन में जो ऊर्जा चाहिए वो किससे प्राप्त होती है? ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, ये था सामान्य परिचय किसके बारे में? ग्लाइकोजन के बारे में। एक बार दोबारा से अपन इसको रीड करते हैं, दोबारा समझते हैं। तो ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होता है? तो आप बताएंगे जंतु ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में और मस्तिष्क में संचित होने वाला सरल पॉलीसेकेराइड है, इसलिए इसे जंतु स्टार्च या क्या कहते हैं? यकृत स्टार्च कहते हैं, जंतु स्टार्च। और ये ध्यान रखें आप इसको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सवाल आता है इसमें, कौन से सरल पॉलीसेकेराइड को जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहा जाता है? तो आंसर आएगा ग्लाइकोजन। जंतुओं का संचित फूड क्या होता है? स्टोरेज फूड क्या होता है? तो आंसर देंगे आप ग्लाइकोजन। क्या देंगे? और पादपों का क्या होता है? तो स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन की जो मात्रा है यकृत में मांसपेशी की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है, यकृत में ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। निराहार या भूख के समय इसकी मात्रा शरीर में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर यकृत में इकट्ठा होने वाला ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट करके रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचता है? शरीर के ऊतकों में, और ऊतकों को अपने क्या देता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशियों के फैलने एवं सिकुड़ने के समय आवश्यक जो ऊर्जा है वो भी किससे प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे किससे प्राप्त होती है? ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, एक सामान्य परिचय किसके बारे में? ग्लाइकोजन के बारे में। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करेंगे। छोटे सवाल भी इनमें कई बनते हैं जो मैंने लाइन टू लाइन आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद इसमें एक और बचता है जिसको अपन बोलेंगे इनुलिन। इनुलिन को डिस्कस करते हैं। इनुलिन क्या है? तो नंबर 4 इनुलिन की बात करते हैं। इनुलिन, अगला जो है नंबर 4 इनुलिन। इनुलिन क्या है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये है कंपोजिटिकुल, याद रखना है, कंपोजिटिकुल के अनेक पादपों, कंपोजिटिकुल के अनेक पादपों, कौन से कुल के? कंपोजिटिकुल के अनेक पादपों। इसके अलावा प्याज, ऑनियन, लहसुन, गार्लिक आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। तो आपसे पूछे इनुलिन कहाँ पाया जाता है, कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है? तो आंसर आएगा कंपोजिटिकुल। इसके अलावा प्याज में और लहसुन में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। यह है महत्वपूर्ण बिंदु है, यह है फ्रक्टोज। पढ़ चुके हैं अपन फ्रक्टोज के बारे में। मोनोसेकेराइड है, फॉर्मूला इसका C6H12O6 होता है, और क्रियात्मक समूह इसका क्या होता है? तो कीटोनिक समूह होता है, CO ग्रुप। यह फ्रक्टोज का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ बहुलक कहलाता है, बहुलक होता है या बहुलक है। ये फ्रक्टोज का बहुलक है। कौन? इनुलिन। तो पूछे इनुलिन किसका बहुलक है? तो आंसर आएगा फ्रक्टोज का। सूत्र क्या होता है फ्रक्टोज का? C6H12O6। ठीक है, शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसको देखना है, इनुलिन का पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन एंजाइम का नाम है इलोनिलेज।
इनुलिनेज एंजाइम, याद रखना है नाम एंजाइम का, या तनु अम्ल से कराने पर, तनु अम्लों से कराने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। फ्रक्टोज का व्यावसायिक उत्पादन, व्यावसायिक उत्पादन इनुलिन द्वारा किया जाता है, याद रखना है इनुलिन से बनाया जाता है, व्यावसायिक उत्पादन जो है इनुलिन द्वारा किया जाता है, इनुलिन द्वारा किया जाता है। इसको समझते हैं एक बार अपन पुनः। इनुलिन कौन से कुल के पादपों में पाया जाता है? तो कंपोजिटी कुल के पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा प्याज में और लहसुन में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। ये किसका बहुलक है? तो आंसर देना है फ्रक्टोज का बहुलक है। आपसे पूछें कि इनुलिन के जल अपघटन से, पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर आएगा फ्रक्टोज। क्या आंसर आएगा? फ्रक्टोज। इसका जल अपघटन कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो इनुलिनेज, इसी से बना है, इसी के नाम से बना है एंजाइम का नाम इनुलिनेज। या तनु अम्ल ले लें तो उसके द्वारा भी फ्रक्टोज ही प्राप्त होगा। फ्रक्टोज का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर आएगा इनुलीज का, इनुलिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनुलिन का। एक सामान्य जानकारी किसके बारे में थी? इनुलिन के बारे में। ये अपन ने पढ़े सरल पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं वो। अब अपन बात करेंगे जटिल पॉलीसेकेराइड की। जटिल पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। जटिल की बात करें तो जटिल में तीन उदाहरण बताए थे मैंने आपको। परिभाषा में लिखवा ही चुका हूँ। जटिल का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने पॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल पॉलीसेकेराइड। इसमें पहला मैंने लिखवाया था आपको एग्जाम्पल पीछे, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, इनमें एक एक लाइन सामान्य परिचय दे रखा है आपकी बुक में, उसको अपन देखते हैं। हेमीसेलुलोज यह पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह पौधों की कोशिका भित्ति जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल में लिग्निन के साथ पाया जाता है। याद रखना है किसके साथ पाया जाता है? लिग्निन। लिग्निन के साथ पाया जाता है, साथ पाया जाता है। कौन? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। तो पूछ ले हेमीसेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो पादपों की कोशिका भित्ति में किसके साथ? लिग्निन के साथ पाया जाता है। नंबर 2, लिग्निन की बात करें। लिग्निन देखिए पौधों के रेशेदार भागों में, जहाँ पर फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वहाँ पर पौधों के रेशेदार भागों में किसके साथ पाया जाता है? सेलुलोज के साथ पाया जाता है। याद रखना है सेलुलोज के साथ पाया जाता है, सेलुलोज के साथ पाया जाता है। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? पौधे के कौन से भाग में? रेशेदार भाग में। किसके साथ पाया जाता है? तो आंसर देना है सेलुलोज के साथ पाया जाता है। नंबर 3, तीसरा जटिल पॉलीसेकेराइड पैक्टिन। पैक्टिन की अपन बात करें तो पैक्टिन मुख्यतः फलों में पाया जाता है। यह मुख्यतः फ्रूट्स में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आंसर देना है फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलों में। यह फलों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह फलों को सुरक्षा, सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कच्चे फलों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से फल कठोर होते हैं। जैसे जैसे फल पकते हैं वैसे वैसे पैक्टिन की मात्रा कम होती जाती है। यह है जैम व जेली, यह जैम व जेली का मुख्य घटक है,
मुख्य घटक होता है। कौन? पेक्टिन। जैम और जेली, अमरूद, पपीता, सेव, इनसे बनाए जाने वाले विशेष प्रकार के पकवान होते हैं जो आप एग्रीकल्चर में इनको पढ़ेंगे डिटेल से। जैम बनाने की विधि भी पढ़ेंगे और जेली बनाने की विधि प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हेमिसेलुलोज क्या है, लिग्निन क्या है और पेक्टिन क्या है। इसी के साथ पॉलीसेकेराइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है अपना, पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक टॉपिक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व। अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का जैविक महत्व, जैविक महत्व। इसमें 3-4 एक महत्व है, फटाफट से लिख लें। सबसे पहला जो महत्व है वो है शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करना, ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करता है। नंबर 2, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करना। नंबर 3, पादपों के कंकाल, पादपों के कंकाल, स्केलेटन जो होता है, बाह्य कंकाल जो होता है, पादपों के कंकाल बनाने में, पादपों के कंकाल बनाने में। एक और लिख सकते हो आप, पादपों में संग्रहित भोजन, याद रखना है ये अलग से, ये मोस्ट अलग से पूछ लिया जाता है। संग्रहित भोजन स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। जंतुओं में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन, ये 4 जैविक महत्व है कार्बोहाइड्रेट्स के। सवाल है कार्बोहाइड्रेट के जैविक महत्व लिखिए, 1 नंबर का सवाल आता है। तो इसमें 4 महत्व आपको बताने हैं। शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करने में, पहला एनर्जी देने में, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति का निर्माण करने में, पादप कंकाल, पादप कंकाल का मतलब बाह्य बॉडी जो होती है, आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो बनाने में, सेल वॉल वगैरह ऐसे। पौधों में संग्रहित भोजन क्या होता है? स्टार्च, और जंतुओं में क्या होता है? ग्लाइकोजन। इसी प्रकार आपका कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जैव अणु पढ़ रहे हैं तो जैव अणु में पहला जैव अणु अपन ने कंप्लीट करा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार हैं, प्रकारों में क्या क्या उदाहरण है और क्या विशेष बिंदु उन प्रकारों के हैं, वो अपन ने डिस्कस करा है। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट पूरा है। अगला टॉपिक अपन लेंगे प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रोटीन, प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा अपना प्रोटीन। देखिएगा प्रोटीन की अपन बात करते हैं। प्रोटीन सेकंड महत्वपूर्ण जैव अणु प्रोटीन। प्रोटीन की अपन बात करते हैं। देखिए प्रोटीन शब्द याद रखना है, ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के प्रोटियोस, कौन से बना है? प्रोटियोस, प्रोटियोस से बना है। कौन से वर्ड से बना है? तो याद रखना है प्रोटियोस, पूछ लिया जाएगा। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? प्रोटियोस से हुई है, से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण, प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण, प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
प्राथमिक, प्राइमरी या फिर अति महत्वपूर्ण। आपको पता होगा प्रोटीन जो है वो जीवन का मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार होता है। ये शरीर की वृद्धि और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस वजह से इसको बोला गया प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन नाम दिया, याद रखना है, प्रोटीन नाम सन 1938 में किसने दिया? तो ब्रिजलियस ने दिया। ब्रिजलियस ने दिया प्रोटीन नाम। किसने दिया था? ब्रिजलियस ने। कब दिया? 1938 में। प्रोटीन वर्ड किससे बना है? तो ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से बना है? प्रोटियोस से बना है। मतलब क्या है वो आपके सामने है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन परिभाषा की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। जटिल जैव बहुलक होते हैं, याद रखना है। जटिल जैव बहुलक होते हैं किसके? तो अमीनो अम्लों के। अम्ल और इसमें लिखना है अमीनो अम्लों के। प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, याद रखना है। आगे बताएंगे अल्फा बीटा क्या है। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक होते हैं कौन से अमीनो अम्लों के? अल्फा अमीनो अम्लों के। ठीक है। जीव जंतुओं में बाल, नाखून, हीमोग्लोबिन, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन वर्ग में पाए जाने वाले लाल रंग का श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। एंजाइम जितने भी हैं कुछ को छोड़ करके एंजाइम, इसके अलावा बाल, नाखून, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, कुछ हार्मोन, एंटीबॉडी आदि प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार होता है। कौन? प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए सुरक्षा में मरम्मत आ जाती है, रिपेयरिंग, मरम्मत सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। अति आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण सामान्य परिचय किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है। किससे बना है? प्रोटियोस से। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन नाम किसने दिया? तो ब्रिजलियस ने दिया। कब दिया? तो 1938 में दिया।
प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो के बहुलक होते हैं। जीव जंतुओं में बाल, नाखून, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, कुछ हार्मोन और एंटीबॉडीज़ किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्या है? क्रियात्मक आधार है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और सुरक्षा में किसकी बात करेंगे? मरम्मत के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, ये एक प्रोटीन का एक सामान्य परिचय आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है। ठीक है, और फटाफट से इसको नोट करें। बना लिया होगा आपने फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नोट्स बनाते जाएं आप, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको एक कॉपी में आप नोट करते जाएं और रिवाइज करते जाएं। फिर मैं टेस्ट लूँगा आपका बीच में, तो इनको नोट करते जाएं आप। महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ कोरोना काल में, जहाँ ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है, वहाँ विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है और जिनमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं ये, तो लाभ उठाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आगे मैं बात करूं तो प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन का संगठन कौन कौन से अवयवों से, घटकों से मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन का संगठन अपन देखें तो देखिए, प्रोटीन में मुख्य तत्व कौन सा होता है? मुख्य तत्व पूछे आपसे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन है? सी है, एच है, ओ है, इसके अलावा एस है, सल्फर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसके अलावा और भी हैं कुछ मात्रा में, जैसे फॉस्फोरस है, आयोडीन है, कुछ धातुएं भी हैं जैसे लोहा है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है। ये सभी धातुएं भी प्रोटीन में पाई जाती हैं। बाकी मुख्य तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा? तो सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, याद रखना है। मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है प्रोटीन में? तो नाइट्रोजन। सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन का प्रतीक C, हाइड्रोजन प्रतीक H, ऑक्सीजन O, सल्फर सल्फर को गंधक भी कहते हैं, पाए जाते हैं। प्रोटीन में कुछ मात्रा में, कुछ प्रोटीन में नहीं लेना, कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस, आयोडीन के अलावा लोहे का प्रतीक क्या होता है आप सभी को पता है? Fe। तांबा, उसको कॉपर भी कहते हैं, तांबा का प्रतीक Cu। इसके अलावा जिंक का प्रतीक Zn। मैग्नीज का प्रतीक है Mn। आदि धातुएं पाई जाती हैं। ये सभी प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व हैं। मुख्य रूप से मुख्य कौन सा है? तो मुख्य तो आपको बताना है नाइट्रोजन के अलावा कुछ मात्राएं और अन्य तत्वों की भी पाई जाती है, जिनमें धातुएं कौन कौन सी हैं? पूछ ले, धातुएं कौन कौन सी प्रोटीन में पाए जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो 4 धातुएं आपको बतानी है, बाकी ये सभी अधातुओं में आते हैं। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करें तो प्रोटीन के संगठन की बात करें
तो देखिएगा प्रोटीन के संगठन में आगे बढ़ते हैं अपन। अगर प्रोटीन का, ध्यान से देखें इसको, अगर प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कराएं, कम मात्रा में जल लेकर के अपघटन करवाएं, जल अपघटन का मतलब जल के द्वारा तोड़ना, जल लेकर के किसी पदार्थ को छोटे अणुओं में तोड़ें तो वो जल अपघटन, आंशिक का मतलब कम मात्रा में लेंगे। तो प्रोटीन का यदि आंशिक जल अपघटन करवाया जाए तो विभिन्न अणुभार वाले क्या बनते हैं, पेप्टाइड, और फिर इसका क्या करवाया जाए, पेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन, जल अधिक मात्रा में लेकर के पूर्ण जल अपघटन क्या करवाया जाए, पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए पेप्टाइड का, तो आपको प्राप्त होंगे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। तो आपसे पूछे कि प्रोटीन का एकलक क्या है, तो आप आंसर देंगे अमीनो अम्ल, और पूछे अमीनो अम्लों का बहुलक क्या है, तो आंसर देंगे प्रोटीन। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रोटीन क्या है, एक बहुलक है, और अमीनो अम्ल क्या है, यहाँ पर एकलक है। तो प्रोटीन का एकलक क्या होता है, तो अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कराया तो पेप्टाइड बना, और पेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया तो क्या बना, अमीनो अम्ल बना। इसको एक लाइन्स के रूप में लिख सकता हूँ मैं, प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से भिन्न भिन्न अणुभार के भिन्न भिन्न अणुभार वाले पेप्टाइड बनते हैं जिनका पूर्ण जल अपघटन कराने पर अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को मैंने एक लाइन के रूप में व्यक्त करा है। अतः प्रोटीन वास्तव में अमीनो अम्लों से बने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिनका अणुभार 10,000 या इससे अधिक होता है। जिसका अणुभार 10,000 या इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये अपन ने डिस्कस करा प्रोटीन का संगठन क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, किसका बहुलक है, वो जानकारी अपन ने प्राप्त करी है। फटाफट इसको नोट करें आप। ये एक सामान्य परिचय संगठन के बारे में, प्रोटीन का संगठन क्या है वो अपन ने देखा। आगे अपने पास में एक वर्ड आया है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, किसे कहते हैं, कैसे नामकरण करते हैं, क्या वर्गीकरण है, ठीक है, वो भी अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। अगला टॉपिक होगा अपना अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है, देखो अमीनो समूह, इसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं, तो अमीनो और एक अम्ल। अम्ल का COOH और अमीनो होता है NH2। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 मतलब अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, याद रखना है शब्द में उत्तर है अमीनो
अमीनो समूह कौन सा होता है? तो याद रखना है NH2 ग्रुप को बोलते हैं अमीनो समूह। तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन सा होता है? तो आपको पता है कौन सा होता है? COOH उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? जैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो समूह NH2 समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। सभी प्रोटीन याद रखना है, सभी प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं, याद रखना है। कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं? 20। सभी प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती है। 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, याद रखना है आपको। सभी प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं? तो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं। अल्फा अमीनो अम्लों का सामान्य सूत्र आपको याद रखना है RCH NH2 और COOH होता है। R यहाँ पर एल्किल समूह है, बड़ी श्रृंखला होती है। R यहाँ पर क्या है? एल्किल ग्रुप है, जहाँ R एल्किल समूह है। तो ये सामान्य फॉर्मूला है अल्फा अमीनो अम्लों का। अल्फा अमीनो अम्ल क्यों कह रहे हैं? ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें COOH समूह और NH समूह एक ही कार्बन पे होते हैं। कितने कार्बन पे हो? एक ही कार्बन पे। और COOH समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा कार्बन होगा? अल्फा। उससे आगे बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। ऐसे आपको बता रखा है मैंने। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है, फिर डेल्टा ऐसे। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं? अल्फा पर। कौन से जुड़े हुए हैं? अल्फा पर। तो कौन से अमीनो अम्ल हुए? अल्फा अमीनो अम्ल। ये भी कह सकते हैं जब COOH समूह और NH2 समूह दोनों एक ही कार्बन जुड़े हों तो वह कौन से होते हैं? हमेशा अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। ये अपन ने एक सामान्य जानकारी प्राप्त करी है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन का संगठन क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन था वो रहा हुआ पोर्शन अपन ने डिस्कस करा। आगे का जो शेष पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।